हेलो एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका एकदम प्यारे से चैनल, अपने प्यारे से एकदम बेहतरीन से चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। यानी कि आप सबका मैं अपने प्यारे से चैनल मास्टरमाइंड में वेलकम करता हूं। तो आप सबका एक बार फिर से फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो हम लोग क्या देख कर रहे थे? हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे मेरे दोस्त? फिजिक्स पढ़ रहे थे। कौन से क्लास का पढ़ रहे थे फिजिक्स? 10th क्लास का फिजिक्स पढ़ रहे थे। कौन से क्लास का फिजिक्स पढ़ रहे थे? 10th क्लास का। 10th क्लास के फिजिक्स में हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 4, जिस चैप्टर 4 का नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में मैंने आपको बहुत चीज बता दिया है, बहुत चीज बता दिया है, ठीक है। हाँ, बहुत चीज बता दिया है, जिसमें हम लोग विद्युत धारा के लिए मैंने आपको लिए 3 वीडियो बना दिया है। विद्युत धारा में मैंने 3 वीडियो बना चुका है। आज ये चौथा लेक्चर है। आज कौन सा लेक्चर है? ये चौथा लेक्चर है, समझ गए ना? आज कौन सा लेक्चर है? आज चौथा लेक्चर है। तो जिनको भी इस क्लास में जुड़ना है, जिनको भी विद्युत धारा के बारे में जानना है, तो मेरा 5 वीडियो ध्यान से देखना। मैंने विद्युत धारा के बारे में मैंने अभी 5 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें से आज ये चौथा है। आज कौन सा है? आज ये चौथा है। विद्युत धारा में मैं 5 वीडियो बनाऊंगा। तो जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर देंगे और शेयर फटाक से कर देंगे। क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे, ताकि हमको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं ना, बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो सभी को वेलकम है, सभी को स्वागत है। जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे सभी को मास्टरमाइंड में बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। चलो तो फिजिक्स का क्लास स्टार्ट करें। आप सब कहिए, फिजिक्स का क्लास स्टार्ट करें ना? हाँ चलो। तो मैं आपको बता रहा था ओम का नियम। मैं आपको क्या बता रहा था मेरे दोस्त? मैं आपको ओम के नियम के बारे में बता रहा था। किसके बारे में बता रहा था? मैं आपको ओम के नियम के बारे में बता रहा था। ओम के नियम, ठीक है। किसका नियम? मैं आपको ओम का नियम बता रहा था, ठीक है। किसका? ओम का नियम। इसके बारे में मैं आपको चर्चा कर रहा था। किसके बारे में चर्चा कर रहा था? यहाँ आपको ओम, जो ओम का आविष्कार किए, ओम के नियम का आविष्कार किए हैं, उनका फोटो दिख रहा होगा। इनका नाम है जॉर्ज ओम। इनको शॉर्टकट में बोलते हैं जॉर्ज ओम, ठीक है। जॉर्ज ओम, ठीक है। तो इन्होंने ओम के नियम का आविष्कार किया। इन्हीं के नाम से ओम पड़ा। इस नियम का नाम, इन्हीं के नाम से ओम का नियम बना, ठीक है। इन्हीं के नाम से ये आविष्कार किए थे, तो इन्हीं के नाम से इनका ओम का नियम बन गया। तो सभी को एक बार फिर से स्वागत है, ठीक है। चलो अब ये बता दो कि भैया ओम का नियम हम कहते किसे हैं? अगर कोई आपसे पूछेगा, मैंने आपको कल की क्लास में बताया है कि ओम का नियम कहते किसे हैं। ओम का नियम कहते किसे हैं? ओम का नियम क्या कहलाता है, ये बात बता दो। ओम का नियम ये क्या होता है, इसके बारे में आप हमें बता दो फटाक से, है ना। मैंने कल आपको क्या बताया था? ओम के नियम के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? कि विद्युत धारा और विभवांतर के बीच, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच, विभवांतर के बीच संबंध, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच का संबंध है, के बीच का संबंध है।
के बीच का संबंध है। अब यहाँ पे समझो, अब क्या करो यहाँ पे मेरे दोस्त, आप सब यहाँ पे ध्यान लगा के, मन लगा के समझो आखिर ये ओम का नियम हमें क्या बोल रहा है। सबसे पहले ये समझना है कि भैया ये ओम का नियम जो आप पढ़ा रहे हो, ये ओम का नियम कहता क्या है। ठीक है, ये मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया, लेकिन आज भी मैं बता देता हूं। देखो, ओम का नियम होता है कि विद्युत धारा और विभवांतर के बीच का संबंध है। विद्युत धारा और विभवांतर के बीच जो संबंध है उसी को ओम का नियम कहते हैं। अगर कोई आपसे आज पूछता है, आज के बाद में तो पूछता है, तो आप क्या बोलोगे ओम का नियम? जो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच का संबंध बताता है उसे ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। अब बताइए कि विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में क्या संबंध है? क्या संबंध है? अब देखो, संबंध कहने का मतलब हुआ कि मेरा उससे संबंध है। मेरा उसे किसका संबंध है? मेरा उसे भाई का संबंध है। मेरा भाई का संबंध है। मेरा उसे चाचा का संबंध है। मेरा उनसे पापा का संबंध है। तो संबंध है ना, तो उसी प्रकार का विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में संबंध है। और जो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में संबंध है उसी को हम भैया ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में जो संबंध है उसी को हम ओम का नियम कहते हैं। तो सभी को क्लियर हो गया? जो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में जो संबंध है उसी को ओम का नियम कहते हैं। अब क्लियर? चलो, अब ये आपको याद रखना है, मन में आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है। विद्युत धारा का मतलब होता है आई, विभवांतर का मतलब है भी। तो आई और भी के बीच में संबंध बताने वाले नियम को ओम का नियम कहते हैं। अब क्या ओम का नियम सभी को क्लियर हुआ? एक बार आप लोग बता दो, ओम का नियम सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, ओम का नियम सभी को क्लियर हो गया। जैसे देखो, यहाँ पे मान लो एक चालक तार है बेटा। यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त? मान लेते हैं हम कि यहाँ पे एक चालक तार है और इस चालक तारे में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक तार में क्या हो रही है मेरे दोस्त? इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है? विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक तार में क्या हो रही है? विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक तार में क्या हो रही है? विद्युत धारा। अब जैसे कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो ये तो गर्म होना है ना, क्या हो जाएगा? ये गर्म हो जाएगा। अब ये गर्म होगा तो इसमें प्रतिरोध उत्पन्न होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? प्रतिरोध बढ़ेगा। जबकि गर्म हो रहा है चालक तार, तो जैसे विद्युत धारा बढ़ रहा है इसमें, उसी प्रकार प्रतिरोध इसमें बढ़ेगा। तो लिख दो प्रतिरोध बढ़ेगा। प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ता है। अब देखो, ओम के नियम का शर्त है कुछ। अब यहाँ पे भैया शर्त वाला कुछ आ गया है ना, शर्त वाला आ गया भैया। क्या चीज का आ गया? शर्त वाला आ गया। तो शर्त क्या है? ओम का नियम का मतलब जानते हैं ना, इसको ओम कहते हैं। ये प्रतिरोध का सिंबल है। ठीक है, ओम। लाइट चली गई, 1 मिनट। ओम। ठीक है, क्या समझे? ओम। समझ गया ना मेरे दोस्त? ये क्या है? ओम। तो इसका शर्त क्या है ये आप बात जानो। इसका शर्त है ओम के नियम को ठीक है, इसका शर्त क्या है ये आपको नोट करना है। ठीक है, समझ गए ना? तो ओम के नियम में ताप को अचर रखते हैं। ओम के नियम में
ताप को अचर रखते हैं, ताप को अचर रखते हैं, अचर रखते हैं। इसका शर्त ये है कि ओम के नियम में जो ताप, जो यहाँ पे ये जो ताप जो उत्पन्न हो रहा है, इसको अचर रखते हैं। क्या रखते हैं? अचर रखते हैं। अब इतना जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, इतना बात बताया, क्या आप सभी को क्लियर हुआ? क्या आपको माइंड में घुस गया? एक बार आप सब बता देंगे ना, बता देंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब क्या आप सब लिख लोगे ओम का नियम? बता दो, ओम का नियम क्या आप सब लिख लोगे? ओम का नियम अगर कोई आपसे पूछेगा ओम का नियम लिख लोगे? अब तो आसानी से लिखा जाएगा। कल मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कुछ अलग लिखते हैं ना, कल मैंने आपको बताया था, इसके बारे में मैंने आपको कल चर्चा की थी। ठीक है, चलो देखो, मैंने कल आपको क्या बताया था? अचर ताप पर किसी चालक से, अचर ताप पर, अचर ताप पर, ताप पर किसी चालक से, किसी चालक से प्रवाहित, अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित, याद करो, प्रवाहित विद्युत धारा, विद्युत धारा, अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा, यानी कि आई हो गया। विद्युत धारा का मतलब क्या होता है? आई। ठीक है, उस चालक के सिरों के, उस चालक के सिरों के, उस चालक के सिरों के, उस चालक के, उस चालक के सिरों के, उस चालक के सिरों के सिरों के विभवांतर, सिरों के, सिरों की विभवांतर का समानुपाती होगा, का समानुपाती होगा। अब जो कल की मेरा यानी कि पिछले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उनको यहाँ पे समानुपाती का मतलब समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे उनको समानुपाती का मतलब नहीं समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे समानुपाती का मतलब नहीं समझ। विभवांतर का मतलब क्या होता है? भी होता है। देखो, अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित, अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उस चालक के सिरों के, उस चालक के सिरों के विभवांतर का समानुपाती होता है। उस चालक के सिरों के विभवांतर का समानुपाती होता है। तो कहने का मतलब हुआ विद्युत धारा समानुपाती विभवांतर। अब देखो 3 गुने 5 है या 5 गुने 3 है, तो भैया बात तो बराबर ही है ना। 3 गुने 5 है या 5 गुने 3 है, ये तो बात बराबर है। मैंने लिखा आई समानुपाती भी, तो यहाँ पे कर दिया उल्टा, भी समानुपाती है। क्या कर दिया? भी समानुपाती आई। अब देखो, अगर आप, क्या मैंने बोला, अगर आप यहाँ पे अगर इस समानुपाती को हटाते हो तो यहाँ पे प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न होगा? प्रतिरोध उत्पन्न होगा। जब आप यहाँ पे समानुपाती को हटाओगे तो यहाँ से एक प्रतिरोध उत्पन्न होगा जिसका नाम है आर। अब बचा आई। यहाँ पे जब इस बराबर को बराबर लिखने के लिए यहाँ पे इस समानुपाती को हटाओगे तो यहाँ पे प्रतिरोध उत्पन्न होगा जिसका नाम है आई, आर। ठीक है, अब देखो V बराबर आई आर लिख लो। अब ये जो निकला इसी को ही ओम का नियम कहते हैं, इसी को ही भैया ओम का नियम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त? इसको ओम का नियम कहते हैं। V बराबर आई आर, V बराबर आई आर,
को ही ओम का नियम कहते हैं। समझ गया? इसीलिए ये समझा रहा था कि अचरता पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उस चालक के सिरे के विभवांतर का समानुपाती होता है। उस चालक के सिरे का विभवांतर का समानुपाती होता है। तो ये इस जो नियम निकला, ये निकला, इसी को हम भैया कहेंगे ओम का नियम। इसको क्या कहेंगे? ओम का नियम कहेंगे। ओम का नियम, इसको क्या कहेंगे? ओम का नियम कहेंगे। ठीक है, सभी को इतना बात समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? देखो यहाँ पे नीचे जगह दिख रहा है, नीचे जगह आप सबको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो जगह बनाना पड़ेगा। चलो यहाँ लिख देते हैं। सही है। अब यहाँ पे देखो v बराबर क्या है? यहाँ पे बता दो v बराबर क्या है? विभवांतर है, विभवांतर। अब यहाँ बता दो I बराबर क्या है? I बराबर विद्युत धारा है, विद्युत धारा है, विद्युत धारा। I बराबर क्या है? विद्युत धारा। अब बता दो यहाँ R बराबर क्या है? R बराबर प्रतिरोध है, प्रतिरोध है। R बराबर क्या है? R बराबर प्रतिरोध है। V बराबर विभवांतर है, I बराबर विद्युत धारा है और R बराबर प्रतिरोध है। ठीक है, अब देखो R को कहते हैं रेसिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस। R को कहते हैं रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस। ठीक है, R को कहते हैं रेसिस्टेंस। R को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? R ही को रेसिस्टेंस कहते हैं। प्रतिरोध को इंग्लिश में, मतलब कि प्रतिरोध को इंग्लिश में कहते हैं रेसिस्टेंस। अब देखो इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है इस प्रकार का होता है सिंबल। ठीक है, इस प्रकार का सिंबल होता है। समझ गए? इस प्रकार के सिंबल को रेसिस्टेंस कहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो इसी R को विद्युत का प्रतिरोध भी कहते हैं, प्रतिरोध भी कहते हैं, समझ गए? सभी को अंडरस्टैंड हो गया? तो चलो आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, चलो अब एक बढ़िया सा चीज लेते हैं। कल मैंने आपके ओम का नियम का सत्यापन किया था। क्या किया था? कल मैंने आपके ओम के नियम को सत्यापित किया था। सत्यापित, कल मैंने आपके ओम के नियम को सत्यापित किया था। तो कल आप लोग देख ही लिए होंगे कि मैंने किस प्रकार से सत्यापित किया। मैंने उतना लंबा लिखवाया लेकिन अब आसान हो जाता है। ठीक है, अब सत्यापित करना, अगर आपसे कोई पूछता है कि ओम के नियम को भैया सत्यापित करके दिखाइए, तो ये आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखो एकदम ध्यान रखो, ओम का नियम क्या कहलाता है? ओम का नियम क्या कहलाता है? विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में जो संबंध है उसी को ओम का नियम कहते हैं, है ना? अब देखो यहाँ पे एक आपको टेबल छोटी सी बनानी होगी। क्या बनानी होगी? हल्की सी छोटी सी एकदम टेबल। चलो मैंने यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे 6 टुकड़ा करना है इसको। 2 3 4 5 6 टुकड़े हो गए। अब बाकी सबको मिटा दो, है ना? सबको मिटा दो। देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे
यहाँ पे भी है, यहाँ पे आई है। विद्युत धारा पहले विभवांतर है, इसके बाद विद्युत धारा। अब मान लो विद्युत धारा का मान 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। विद्युत धारा का मान 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। लेकिन विभवांतर का मान ऐसा नहीं होगा। विभवांतर का मान होगा यहाँ पे 5। अब देखो 5 दूनी 10 होगा। यहाँ पे देखो 1 का गुना 2, ठीक है। अब 5 15 हो जाएगा, अब आगे 20 हो जाएगा, आगे 25 हो जाएगा। ये किस चीज में होगा? ये भैया ये इसमें विभवांतर में होगा। किस में होगा मेरे दोस्त? साफ साफ बताइए किस में होगा? विभवांतर में होगा, ठीक है। कहाँ होगा? विभवांतर में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो मैंने कल आपको बढ़िया सा एकदम शानदार सा चीज मैंने आपको बताया था, ये वाला। कल मैंने आपको क्या बताया था? ये वाला चीज बताया था। इसको एक बार फिर से देखेंगे। यहाँ पे मान लो 0,0 है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 0,0 है। यहाँ पे विभवांतर है, ठीक है। विभवांतर, ठीक है। यहाँ पे विद्युत धारा, ठीक है। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ नीचे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। यहाँ पे 5 होगा। अब यहाँ पे x मान लो, इधर y मान लो। इधर क्या है? 5 है, फिर क्या है? 10 है, फिर यहाँ 15 है, फिर यहाँ 20 है, फिर यहाँ 25 है, ठीक है। फिर यहाँ 25। चलो देखो, अब ये 5 जो है, 5 यहाँ पे ये ऐसे आएगा, 10 यहाँ पे ये ऐसे आएगा, 15 3 पे जाएगा, 20 जाएगा 4 पे, 25 जाएगा 5 पे, आ जाएगा 5 पे, मान लो इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये कटता है ना, मान लो कट गया, ठीक है। बोर्ड पे नहीं कट रहा है, ठीक। यहाँ पे ये कट गया, तो इसका मतलब ये देखो ये सत्यापित हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ओम का नियम है ये सत्यापित हो गया, ठीक है। क्या हो गया? सत्यापित हो गया। अब अगला टॉपिक है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। अगला टॉपिक है प्रतिरोध। अगला टॉपिक क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध कहे तो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, सही है। चलो अब देखो प्रतिरोध का मैं एक आपको बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। क्या देता हूँ? बढ़िया सा एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे एक चालक तार है, मान लेते हैं यहाँ पे एक चालक तार है। क्या है? यहाँ पे एक चालक तार है, यहाँ पे 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक तार में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है और यहाँ पे मान लो प्रतिरोध उत्पन्न हो गया। यहाँ पे मान लो यहाँ पे प्रतिरोध उत्पन्न हो गया। अब बताओ यहाँ पे तो 10 एम्पीयर की थी, लेकिन प्रतिरोध के बाद जब ये क्रॉस हुआ तो क्या ये 10 एम्पीयर की रहेगी? नहीं। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि प्रतिरोध का काम होता है विद्युत धारा को रोकना। प्रतिरोध का काम क्या होता है मेरे दोस्त? प्रतिरोध का काम ये होता है कि विद्युत धारा जो इसमें आ रही है इसको रोक देना। अब जब यहाँ से 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पे कितना एम्पीयर की होगी? 6 एम्पीयर की होगी या 7 एम्पीयर की होगी, है ना? 6 एम्पीयर की होगी या 7 एम्पीयर की यहाँ पे धारा प्रवाहित आ रही होगी। तो यहाँ पे जब मैंने 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हुआ तो यहाँ पे प्रतिरोध जो है ये विद्युत धारा को रोक लेता है। रोकने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे 6 एम्पीयर या 7 एम्पीयर की धारा पहुंच, ठीक है। समझ गए? समझ गए? तो प्रतिरोध का काम क्या होता है? प्रतिरोध, ठीक है।
प्रतिरोध का काम बता दो। प्रतिरोध का काम होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा को रोकना। क्या होता है? प्रतिरोध का काम होता है विद्युत धारा को रोकना। ये किसका काम होता है? ये मेरे दोस्त प्रतिरोध का काम होता है। तो इतना बात सभी को क्लियर हो गया तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिख देंगे, ठीक है। अब चलो, ज्यादातर अक्सर में एग्जाम में पूछते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। क्या पूछते हैं एग्जाम में कि प्रतिरोध क्या है, व्हाट इज रेजिस्टेंस, ठीक है। तो चलो उसको भी देख ही लेते हैं एग्जाम वाला, क्योंकि आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी 10th बोर्ड है, ठीक है। तो चलो बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। जो अभी तक शेयर नहीं किए वो शेयर कर देंगे और लाइक भी जरूर कर देंगे, और जो अभी तक इस चैनल में जुड़े नहीं है यानी कि सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी कर देंगे, क्योंकि आपका मेरा हर एक वीडियो आपके पास पहुंच सके, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं ना। या तो चलो आगे बढ़ते हैं ना। तो देखो, मैंने आपको प्रतिरोध के बारे में समझा दिया है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि हमें भैया ये बताओ कि प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध क्या है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि 5 नंबर का सवाल आ जाता है कि भैया आप ये बता दो कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ठीक है। अगर आपके ये एग्जाम में आता है तब तो आपको एकदम कुछ नहीं करना है, जितना मैंने आपको बताया है प्रतिरोध के बारे में उतना ही लिखना है, उन्हीं में से सब चीज आपको डिस्कस करना है और लिखना है, समझ गए ना। तो क्या सभी लोग ठीक ठाक हैं? एक बार कमेंट कर देंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, प्रतिरोध किसे कहते हैं, ये मेरा क्या हो गया दोस्त, ये मेरा हो गया हेडिंग हो गया। ये मेरा पहली बात क्या हो गई, ये मेरी हेडिंग हो गई। अब देखो, ज्यादा अक्सर आपसे स्टूडेंट करेंगे कि, या आपसे ग्रेजुएट करेंगे कि आप 10 में हो और आपसे कोई पूछ लेगा कि आप बताइए कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। आपसे अगर कोई पूछता है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं तो इसमें कुछ नहीं करना है, आसान भाषा में लिखना है कि किसी चालक पदार्थ का वह गुण, किसी चालक पदार्थ का वह गुण, किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का सभी को दिखाई दे रही है ना? एक बार बता देंगे कि सभी को दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है, साफ साफ बता देंगे, ठीक है। तो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का ही विरोध करता हो उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। अब देखो, यहाँ पे आप आ गई समझने वाली बात। क्या बात आ गई? समझने वाली बात आ गई मेरे दोस्त, ठीक है। समझने वाली बात क्या है? ये बात है समझने वाली कि भैया यहाँ पे कह रहा है कि किसी चालक पदार्थ का,
पदार्थ कहने का मतलब कोई यहाँ पे पदार्थ है, एक पदार्थ है जैसे कि चालक तार है, लो किसी चालक तार का वह गुण, किसी चालक तार का वैसा गुण यानी कि वह गुण जो उस पदार्थ से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को विरोध करे। यानी कि जो इस पदार्थ में, जो इस चालक तार में, जैसे कि मान लो यहाँ एक चालक तार है, अब इस चालक तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इसको रुकावट डाले यानी विरोध करे, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, किसी चालक पदार्थ का वह गुण, किसी चालक पदार्थ का, जैसे कि ये चालक पदार्थ है, इसका गुण उस पदार्थ से प्रवाहित होने वाली, इस पदार्थ से प्रवाहित होने वाली कौन सी धारा, विद्युत धारा का विरोध करे यानी कि रुकावट डाले, रुकावट डाले, उसे कहते हैं हम प्रतिरोध। उसे ही क्या कहते हैं मेरे दोस्त, एक बार कमेंट कर देंगे कि उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं मेरे दोस्त, प्रतिरोध। अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया आप ये बता दो प्रतिरोध, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे, बता देंगे एक बार। प्रतिरोध का एसआई मात्रक मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसके बाद समझाऊंगा। ठीक है, चलो देखो, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है, ओम होता है, OHM। देखो अगर ओम है, जैसे कि ओम का नियम मैंने आपको पढ़ा दिया है। देखो ओम को अगर इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे, इंग्लिश मीनिंग में, तो इंग्लिश मीनिंग में हम ऐसे ओम नहीं लिखेंगे। अगर इंग्लिश मीनिंग में हमें ओम लिखना होगा तो हम इंग्लिश मीनिंग में ओम ऐसे नहीं लिखेंगे, इंग्लिश मीनिंग में हम ओम ऐसे लिखेंगे, OHM लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, OHM लिखेंगे। सभी को क्लियर है, क्या लिखेंगे, OHM, यानी कि इसका सिंबल क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है। देखो तो यहाँ पर क्या बात बनी कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है, प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, OH ओम यानी कि ओम होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि बता दो प्रतिरोध का एसआई मात्रक OHM कैसे हुआ, क्या हुआ, OHM कैसे हुआ, तो जैसे कि देखो मैंने आपका ओम का फॉर्मूला बताया है, ओम का फॉर्मूला बताया है V बराबर IR। मैंने फॉर्मूला क्या बताया है ओम का, V बराबर IR, यही तो बताया मैंने फॉर्मूला आपको, फॉर्मूला यही बताया ना। तो इससे देखो मैं रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस कहने का मतलब प्रतिरोध का मान निकालता हूँ, यहाँ पे मैं R का मान निकालता हूँ। तो देखो V जो है, V इधर गुना पे था, इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, इधर जाएगा तो थोड़ा सा हो जाएंगे। रेजिस्टेंस का मान निकालना है हमें, प्रतिरोध का मान निकालना है, किसका, V बराबर होता है IR, इससे हमें प्रतिरोध का मान निकालना है यानी कि R यानी कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है। तो देखो तो R बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, R बराबर बता दो, R बराबर हो जाएगा V बटे I हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे I। अब बता दो रेजिस्टेंस का मान कितना आ गया, V बटे I। अब याद रखिएगा आप लोग कि R यानी कि रेजिस्टेंस बराबर होता है V बटे I। सभी को क्लियर, अच्छी बात है, ठीक है। तो R बराबर होता है V बटे I, सभी को क्लियर। देखो अब देखो यहाँ पे देखो V का ऐसा मात्रा क्या होता है, वोल्ट। V यहाँ पे क्या है, V यहाँ पे क्या है, विभवांतर है तो वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट ऐसा ही मात्रा है। अब देखो I है विद्युत धारा, विद्युत धारा का एम्पियर होता है ना, विद्युत धारा के ऐसा ही मात्रा एम्पियर होता है ना। अब देखो वोल्ट बटे एम्पियर को ही हम ओम कहते हैं, वोल्ट बटे एम्पियर को ही हम ओम कहते हैं। आप समझ पाया कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक OHM यानी ओम क्या कैसे होता है।
अब समझ में आया आप सभी को कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक OHM कैसे होता है, समझ गए? क्लियर? क्लियर है तो फटाक से स्क्रीनशॉट मारेंगे या नोट करेंगे, ठीक है? चलो अच्छी बात है, ठीक है? हाँ चलो, तो चलिए देखिए अगला टॉपिक कहता है कि आपसे कोई पूछता है कि भैया बता दो कि 1 ओम प्रतिरोध किसे कहेंगे हम। क्या पूछता है आपसे कोई क्वेश्चन कि आप ये बताइए कि 1 ओम प्रतिरोध, 1 ओम प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ठीक है? तो देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे सबसे पहला सवाल आता है कि 1 ओम प्रतिरोध किसे कहेंगे, ठीक है? यहाँ पे सवाल क्या होता है कि 1 ओम प्रतिरोध किसे कहेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, पहले हम समझते हैं इसके बाद आपको बताता हूं। देखिए मैंने आपको अभी अभी बताया R बराबर एक फॉर्मूला बताया, ठीक है, जिससे मैंने निकाला V बराबर IR से निकाला। इस फॉर्मूला के माध्यम से यानी कि ओम के नियम के फॉर्मूला से मैंने आपको R बराबर का एक फॉर्मूला बताया। क्या बताया? R बराबर का एक फॉर्मूला बताया। R बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? V बटे I, यानी कि रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, प्रतिरोध बराबर क्या होता है? V बटे I। इतना बात सभी को क्लियर था? चलिए अब देखो कहता है कि 1 ओम प्रतिरोध किसे कहेंगे। क्या कहता है कि 1 ओम प्रतिरोध किसे कहेंगे। अब देखो ओम क्या है प्रतिरोध का? प्रतिरोध का ओम है एसआई मात्रक। क्या है? एसआई मात्रक। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ओम का 1 ओम प्रतिरोध किसे कहेंगे, तो कहने का मतलब यह हुआ कि एक रेजिस्टेंस किसे कहेंगे, 1 ओम रेजिस्टेंस किसे कहेंगे। तो देखो 1 वोल्ट का एसआई मात्रक क्या होता है? बोलो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो 1 वोल्ट, ठीक है। अगर विभवांतर का अगर देखो यहां पे देखो 1 वोल्ट प्रतिरोध यानी कि 1 वोल्ट विभवांतर, ठीक है, यानी कि क्या हुआ? 1 वोल्ट। क्या हो गया? 1 वोल्ट। अब देखो यहां पे है विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। तो 1 एम्पियर, 1 वोल्ट 1 एम्पियर, ठीक है, 1 वोल्ट 1 एम्पियर, समझ गए। अगर यहां पे 1 वोल्ट 1 एम्पियर है तो रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा? 1 रेजिस्टेंस यानी कि 1 आर। क्या हो जाएगा? 1 आर कहे हो जाएगा। यानी कि 1 ओम प्रतिरोध का मान 1 रेजिस्टेंस यानी कि 1 प्रतिरोध होता है। 1 ओम प्रतिरोध का मान क्या होता है? 1 रेजिस्टेंस कहे तो 1 प्रतिरोध होता है, समझ गए। अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया यहाँ पे परिभाषा बता दो, क्या पूछता है कि परिभाषा बता दीजिए यहाँ पे, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपको मैं समझा दूंगा, समझ गया। चलिए तो देखिए भैया अगर यहाँ पे आपसे परिभाषा पूछता है, क्या पूछता है मेरे दोस्त? परिभाषा को पूछता है। किसकी पूछता है? परिभाषा को। तो परिभाषा में लिखिएगा कि यदि किसी चालक तार के दोनों सिरे का विभवांतर 1 वोल्ट हो, जैसे कि देखो यहाँ पे कोई चालक तार है और इसके दोनों सिरे का विभवांतर, इसके दोनों सिरे का विभवांतर 1 वोल्ट है। इसके दोनों सिरे का विभवांतर कितना है? 1 वोल्ट। और तो उस चालक से प्रवाहित विद्युत धारा, इस चालक से जो धारा प्रवाहित हो रही है, इस चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान 1 एम्पियर है। कितना है? 1 एम्पियर। तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाएगा। कहने का मतलब ये हुआ,
जैसे देखो यहाँ पे एक चालक तार है और इस चालक तार के दोनों सिरे का इस दोनों सिरे का विभवांतर इस दोनों सिरे का विभवांतर 1 वोल्ट है। दोनों सिरे का विभवांतर 1 वोल्ट है। कितना है? 1 वोल्ट। और इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इसका मान 1 एम्पियर है। इसका मान कितना है? 1 एम्पियर। तो हम कह सकते हैं कि इसमें इस प्रतिरोध 1 ओम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 ओम कहलाएगा, यानी कि एक रेजिस्टेंस कहलाएगा। समझ गए? 1 ओम कहलाएगा। हम कह सकते हैं कि ये 1 ओम कहलाएगा। समझ गए? सभी को क्लियर? तो देखो अगला टॉपिक आता है कि प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है, प्रतिरोध ताप गुणांक के बारे में अब हमें पढ़ना है। तो बिना देरी किए हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, आप सबको भी समझ में आएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है प्रतिरोध ताप। अच्छा, क्या है प्रतिरोध ताप गुणांक? प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है मेरे दोस्त? प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है? प्रतिरोध ताप गुणांक। देखो प्रतिरोध ताप गुणांक सही है। हाँ देखो प्रतिरोध ताप गुणांक, जैसे कि मान लो यहां पे एक चालक तार है। क्या है दोस्त? एक चालक तार है। एक क्या है? एक चालक। अब इस चालक तार को हम मात्र 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं। क्या करते हैं? मात्र 1 डिग्री सेल्सियस इस चालक तार को गर्म करते हैं। क्या करते हैं? इस चालक तार को मात्र 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं। तो जो इसमें ताप बढ़ा, जो इसमें ताप गर्म हुआ 1 डिग्री सेल्सियस जो गर्म हुआ, इसी को हम प्रतिरोध ताप गुणांक कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे मेरे दोस्त? प्रतिरोध ताप गुणांक कहेंगे। सभी को क्लियर है? तो चलो अगर आपसे कोई पूछता है परिभाषा से, मैं आपको समझा देता हूं। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया। अब देखो परिभाषा से लिखेंगे। परिभाषा में कि प्रति इकाई ताप बढ़ाने वाले प्रति इकाई ताप बढ़ाने प्रति इकाई ताप बढ़ाने से चालक पदार्थ के ठीक है, प्रति इकाई ताप बढ़ाने से चालक पदार्थ के प्रतिरोध में जो आंशिक वृद्धि होता है क्या होता है मेरे दोस्त? वृद्धि होता है। आंशिक वृद्धि होता है उसे ही प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। समझ गए? इतना बात सभी को क्लियर है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रति इकाई ताप बढ़ाने से चालक तार के प्रतिरोध में जो आंशिक वृद्धि होता है। क्या होता है? आंशिक वृद्धि होता है, उसे ही हम प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं।
क्या इतना बात सभी को क्लियर है? हाँ क्लियर है तो हाँ बोलेंगे, ठीक है। चलो तो देखो भैया, अगला टॉपिक कहता है, अगला सा टॉपिक है मस्त टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में 5 नंबर का आता है। नंबर का आता है मेरे दोस्त, ये एग्जाम 5 नंबर का एग्जाम। कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का एग्जाम में आता है, 5 नंबर का एग्जाम में आता है। तो ये बहुत क्वेश्चन जरूरी है, तो मैं आपको ये करवा देता हूं। तो क्वेश्चन कहता है कि ओम के, ठीक है, क्वेश्चन क्या है देख लो, ठीक है। ओम के नियम में, ओम के नियम में ताप को अचर क्यों रखा जाता है? ओम के नियम में ताप को अचर क्यों रखा जाता है? समझो उत्तर। जब किसी चालक तार का, चालक तार का तापमान बदल जाएगा, जब किसी चालक तार का तापमान बदल जाएगा, ठीक है, जब किसी चालक तार का तापमान बदल जाएगा तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा, उसका प्रतिरोध हो जाएगा, जिससे विद्युत धारा एवं विभवांतर दोनों प्रवाहित हो जाएंगे, ठीक है, जिससे विद्युत धारा और विभवांतर भी साथ साथ दोनों क्या हो जाएंगे? प्रवाहित हो जाएंगे, जिससे पठन की क्रिया ठीक ढंग से नहीं होगी, पठन की क्रिया ठीक ढंग से यानी कि अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगी। इसीलिए ओम के नियम में हम ताप को अचर रखते हैं। इसीलिए मेरे दोस्त, हम ओम के नियम में ताप को अचर रखते हैं। क्या रखते हैं मेरे दोस्त? ताप को अचर रखते हैं। सभी को क्लियर है? एक बार कमेंट बॉक्स में हाँ लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे? हाँ। चलिए स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना। अब देखो अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक पे फोकस देना है। किस टॉपिक पे फोकस देना है मेरे दोस्त? अगला टॉपिक पे फोकस देना है, ठीक है। चलो देख लो, यहां देखो। अब अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या है देखो, यहां लिखो। चलो यहां पे लिख देता हूं। चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर, किन किन बातों पर, किन किन बातों पर निर्भर करता है? देखो, चालक तार का प्रतिरोध कौन कौन सी बात पर निर्भर करता है, ये बात आपको जानना, ये बात जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप सबके लिए बहुत जरूरी है। तो पहला बात ये हुआ कि चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो पहला बात इसमें, चालक तार का प्रतिरोध चालक के तापमान पर, चालक के तापमान पर। देखिए, चालक तार का प्रतिरोध, सबसे पहले पहला बात यह है कि चालक तार तापमान पर निर्भर करता है। चालक तार जो है वो किस पर निर्भर करता है? तापमान पर निर्भर करता है। दूसरा है लंबाई पर। किस पर? लंबाई पर। किस पर? लंबाई पर। अब कहिएगा कि भैया ये आप बता दो कि लंबाई पर कैसे हुआ। देखो समझ लो, एकदम सबसे आसान बात है। जैसे देखो, मैंने यहां पे इतना तार लिया, इतना बड़ा तार लिया, ठीक है, इतना बड़ा तार लिया, देख लो यहां पे इस टाइप का इतना बड़ा तार लिया मैंने।
क्या लिया, यहाँ पे तार लिया। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक घर बनाया है, मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, घर बनाया है। ये है मेरा यहाँ पे घर, क्या है, घर। और यहाँ है मेरा खेत का फसल, यहाँ मेरा खेत है, यहाँ पे फसल है, यहाँ पे क्या है, फसल है, फसल, यानी मेरा यहाँ पे खेत का फसल है। अब देखो यहाँ पे समझो, मेरा घर यहाँ पे है, मेरा घर यहाँ पे है और मेरा फसल यहाँ पे है, ठीक है। मेरा घर यहाँ पे है और मेरा फसल यहाँ पे है, ठीक है। मेरा घर यहाँ पे है और मेरा फसल वहां पे है। अब यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी 700 मीटर है। मान लो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, 700 मीटर। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, 700 मीटर। कितनी है, 700 मीटर, ठीक है। अब देखो मेरे घर से फसल है 700 मीटर की दूरी पे, मेरे घर से फसल की दूरी है 700 मीटर की दूरी पे। कितनी मीटर की दूरी पे है, 700 मीटर की दूरी पे, ठीक है। कितनी, 700 मीटर की दूरी पे। कितनी मीटर की दूरी पे, 700 मीटर की दूरी पे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे मतलब कि अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो फसल है, मैं यहाँ पे अपने घर पे, ठीक है, अपने घर पे जो मेरा घर है, इसमें मैं रात में आराम से सो रहा हूं। क्या कर रहा हूं, आराम से यहाँ पे मैं सो रहा हूं। और इस फसल में जानवर आ जाते हैं और जानवर इस फसल को तहस नहस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, तहस नहस कर देते हैं। बात को एकदम ध्यान से गौर करना, ठीक है। देखो इस फसल को क्या कर देता है, तहस नहस कर देते हैं, यानी कि इस फसल को खराब कर देते हैं। क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। अब क्या होता है, ये आदमी जो घर का जो मालिक है, जो फसल का जो मालिक है, ये कहता है कि देखो मेरा सब फसल खराब हो गया है, तो मैं क्या करता हूं, अगला जब मैं फसल उगाऊंगा तो मैं अपने घर से एक बल्ब दे दूंगा वहां पे, ताकि मेरा फसल में अगर लाइट जलेगा, क्या जलेगा, बल्ब जलेगा, तो वहां पे जानवर भेड़े उड़े कुछ नहीं आए और मेरा फसल लगा। अब देखो यहाँ पे इसने अगला बार फसल लगा लिया। अब ये क्या करता है, अपने घर से एक तार जोड़ता है, एक लंबा तार जोड़ता है। क्या जोड़ता है, यहाँ पे लंबा तार जोड़ता है। अब जाके यहाँ पे फसल में यहाँ एक बल्ब लगाता है। यहाँ क्या लगाता है, यहाँ बल्ब लगा देता है। क्या लगा देता है, बल्ब। क्या लगाता है ये आदमी, बल्ब लगाता है, ठीक है। अब बताओ, अब आप लोग यहाँ पे बताएंगे, यहां से जब ये बल्ब लगाएगा तो क्या यहाँ पे जितना इसका घर में वोल्टेज है उतना बॉल देगा वोल्टेज, उतना क्या बॉल देगा वोल्टेज, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये लोग दोनों, यहाँ का घर और यहाँ का फसल है 700 मीटर की दूरी पे है, यानी कि लंबाई ज्यादा है। क्या है, लंबाई ज्यादा है। क्यों नहीं देगा, ये कम जलेगा। क्या जलेगा, एकदम कम जलेगा। अब ये आदमी जाके देख रहा है कि एकदम कम जल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो इतना लंबा तार है, इसमें प्रतिरोध तो उत्पन्न होगा ही भैया, और प्रतिरोध उत्पन्न होगा तो ये विद्युत धारा को कम कर देगा। इसी वजह से यहाँ पे जो लाइट जो है, यहाँ जो है लाइट जो है यहाँ पे कम जल रहा है। क्या जल रहा है, कम जल रहा है। तो ये बात समझ लिए कि चालक तार का जो है, चालक तार का प्रतिरोध, ये दूसरा बात, यानी कि लंबाई पर भी निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर भी निर्भर करता है। सभी को समझ में आया जो मैंने आपको इतना अच्छा बात बताया, क्या आपको सभी को समझ में आ गया, लंबाई के बारे में मैंने आपको ये समझाया, ठीक है। अब देखो चालक तार का जो प्रतिरोध है ये दो और बातों पर निर्भर करता है, यानी कि चालक तार का प्रतिरोध 4 बातों पर निर्भर करता है। तो मैंने आपको 2 बात बता दिया। चलो बिना देर किए हुए
तीसरी बात की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात ये है, यहाँ पे अगला देखिए तीसरा नंबर है, यानी मैंने आपको दूसरा नंबर बता दिया लंबाई पर, बहुत अच्छा टॉपिक आपको समझाया। तीसरा है मोटाई पर, मोटाई, ठीक है, मोटाई पर यानी कि चालक तार के क्षेत्रफल पर लिख देते हैं साफ साफ, चालक तार के लिख लो, चालक तार के क्षेत्रफल पर, यानी कि क्षेत्रफल मतलब मोटाई होता है, मोटाई पर। अब बताइए कि चालक तार के मोटाई पर कैसे हुआ, जैसे कि यहाँ पे मान लो ये पतला तार है और ये यहाँ पे मोटा तार है, ये यहाँ पे मान लो मोटा तार है और ये पतला तार है। अब देखो पतला तार रहेगा तो पतला तार में प्रतिरोध ज्यादा होगा, और यदि मोटा तार रहेगा तो प्रतिरोध कम होगा। क्या होगा? प्रतिरोध कम होगा। अब चौथा बात निर्भर करता है मेरे दोस्त, चौथा बात निर्भर करता है चालक तार के प्रकृति पर, चालक तार पे क्या चीज पर? प्रकृति पर। अब बताइए कि चालक तार के प्रकृति पर कैसे निर्भर कर रहा है। अब आप कहिएगा कि चालक तार के प्रकृति पर निर्भर कैसे कर रहा है। जैसे कि लोहा है, क्या है मेरे दोस्त? लोहा है, मान लो लोहा है और एक तांबा है। क्या है? तांबा। एक लोहा है, एक तांबा है, दोनों धातु है। अब लोहा है, एक तांबा। अब देखिए यहाँ पे एक लोहा का तार है और एक तांबा का तार है। अब बताइए कि लोहे के तार में ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होगा या तांबा का तार में? आप कहिएगा कि लोहा के तार में ज्यादा उत्पन्न होगा और तांबा के तार में कम होगा, ज्यादा और कम। समझ गए? तो इसलिए चालक तार के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जिस पर निर्भर करता है? प्रकृति पर। तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेक्चर नंबर 4 समझ में आ गया होगा। तो कल एक और क्लास चलेगा, लेक्चर नंबर 5। इसके बाद आपका क्लास खत्म। इसके बाद आपका लेक्चर नंबर 5 कल चलेगा और इसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा द, ठीक है, चैप्टर हो जाएगा द, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।